नमस्कार। नई सरकार का नया एजेंडा, इस स्पेशल इटिना स्वदेश की इस पेशकश में हम बात करेंगे कि एक नई सरकार के नए एजेंडा में क्या पुराना है, क्या नया है, क्या बड़ा हो सकता है और क्या चीज़ के अंदर हम बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। सरकार की जो नई कैबिनेट या मंत्रिमंडल बना है, उससे एक मैसेज सिंपल आता है कि कोalition पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी सरकार किसी प्रकार के प्रेशर में नहीं है। अगर आप बड़े पोर्टफोलियोज देखें, होम, डिफेंस, फाइनेंस, कॉमर्स, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं है। सो लाइक दिस से समटाइम्स नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ एंड इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क पड़ सकता है? भारत की मैक्रो पोजिशनिंग जो कि हमने पिछले 5 साल में देखी थी, वह एक्सपेंडिचर की तरफ सरकार का जो रुख था एक्सपेंडिचर की तरफ कम था, वह शायद फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की तरफ था, वह फ्रीबीज और सब्सिडीज़ की तरफ कम था। क्या वह वापस आ सकता है? रूरल स्ट्रेस से गुजरती इस समय इकॉनमी को सरकार क्या मदद दे सकती है? इन्हीं विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा, मैनेजिंग पार्टनर पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स, वो ज्वाइन कर रही हैं। सुनील कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट विद इंडिया रेटिंग्स, एंड मनीष सुंथलिया, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर विद MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। स्वागत है आप सभी का ET नाउ की इस खास पेशकश में। पुनीता जी, सबसे पहले आपसे हम बातचीत चालू करते हैं। नई सरकार का नया एजेंडा, तो नई सरकार का नया एजेंडा आपके हिसाब से क्या हो सकता है और क्या डिफरेंट रहेगा? तो पहली बात तो ये जो नई सरकार है उसका चेहरा काफी पुराना सा ही लग रहा है, जैसे कि आपने देखा। तो जो कंटिन्यूटी पे जो फोकस दिया है प्रधानमंत्री जी ने, वो कंटिन्यूटी चलेगी। तो पर जो एम्फसिस है, एरियाज ऑफ एम्फसिस जहां पर शायद बजट रीएलोकेशन बढ़े और कहीं पे कम हो, उधर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आई थिंक प्रधानमंत्री जी उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर कमियां हैं और जहां पर उनको नुकसान पहुंचा है इलेक्शन में, वहां के क्षेत्रों में थोड़ा एम्फसिस ज्यादा दिया जाएगा। और जैसे रूरल स्पेंडिंग हो गई, और उन एरियाज में थोड़ा एम्फसिस ज्यादा दिया जाएगा। स्टेट फंडिंग, जैसे स्टेट फिनेंसेस है, और कई सारे स्टेट्स हैं जैसे बिहार और आंध्रा जो कि स्टेट अपने अपने स्टेट्स के लिए काफी इंसेंटिव्स मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेट्स पे ज्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा। और साथ साथ में स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं अक्टूबर में, तो उन स्टेट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो थोड़ा जो रीएलोकेशन होगा फाइनेंसेस में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, वो उन क्षेत्रों के लिए जाएगा और रूरल के लिए जरूर थोड़ा बहुत इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि रूरल वोट शेयर जो है वो कम हुआ है। अर्बन वोट शेयर में कोई खास कमी नहीं हुई है। मनीष, जब ये तय हो गया था कि इस बार मिलीजुली सरकार बनेगी, शेयर बाजार में एक प्रकार का डर सा था कि भाई मिलीजुली सरकार का मतलब है क्या मंत्रिमंडल भी मिला जुला बनेगा, क्या बड़े पोर्टफोलियोज में बड़ा परिवर्तन आएगा? मगर अब कैबिनेट की आप पूरी व्याकरण देखें, उसकी पूरी मंत्रिमंडल की पोर्टफोलियोज देखें, तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी हैड इन मोदी 2.0। तो शेयर बाजार के हिसाब से मनीष, इस मंत्रिमंडल के की मिनिस्टर्स को अगर हम देखें तो उससे क्या मैसेजिंग आ रही है? देखो जी, मैसेजिंग तो यही है कि अनफिनिश्ड काम बच गए थे मोदी 2.0 में, और वो मोदी 3.0 में कंप्लीट होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी 100 दिन की प्रोग्राम के भी बात किए थे कि, और रिफॉर्म कंटिन्यूटी की भी बात हो रही है काफी दिनों से कि मोदी 3.0 में रिफॉर्म एजेंडा में कोई कटौती नहीं होगी। एंड इलेक्शन वर्डिक्ट आने के बाद भी ये रीइटरेशन था कि कोलिशन गवर्नमेंट में भी जो रिफॉर्म एजेंडा है वो कंप्लीट होंगे। सो मुझे तो यही लगता है कि जो भी वोलेटिलिटी, एग्जिट पोल और उसके बाद जो एक्चुअल वर्डिक्ट आया वो हमने देख लिया है। एंड नाउ इट इज बिजनेस एज यूजुअल। एंड जो ग्रोथ रेट्स हम अज्यूम कर रहे हैं फिस्कल 25, रियल GDP और आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ,
वो अगर आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई विशेष चिंता की बात है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है। तो अर्निंग्स को लगभग ट्रेजेक्ट करना चाहिए। सुनील, सबका ये मानना है कि भी सरकार की जो एक्सपेंडिचर की और सरकार की खर्चे की जो प्रणाली रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, क्योंकि इस समय वोट शेयर कम हुआ है, रूरल इंडिया स्ट्रेस से जा रहा है। सबका यह मानना है कि भाई सरकार खर्चा तो करेगी, मगर जो खर्चे का तरीका है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जिसको एकदम पकड़ के रखा गया है शायद उसको थोड़ा छोड़ दिया जाए। तो आपको लगता है कि क्या अजम्पशन सही है सुनील? देखिए, इस समय जो हालात हैं उसके हिसाब से कई किस्म की अटकलें लगाई जा रही हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अब वो इस चीज को संकेत दे रहा है कि नई सरकार जो है वो एक किस्म की कंटिन्यूटी चाहती है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे और कोई भी नीति हो, उसमें एक कंटिन्यूटी चाहती है। परंतु साथ ही साथ जो है इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, उन्होंने इस तरफ भी संकेत किया है कि कंटिन्यूटी रखते हुए भी आपको कुछ विशेष जो एरियाज है उसमें फोकस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से इस सरकार का जो एजेंडा होगा वो दोनों ही होगा, विद कंटिन्यूटी ब्रिंग अबाउट द चेंजेस, जहां पे कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी खास जरूरत है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एरिया हो, चाहे रूरल स्पेंडिंग का एरिया हो। जहां तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है सरकार के लिए। और पिछले कुछ बजट में हमने ये देखा कि लगातार वित्त मंत्री ने ये संकेत दिया है कि तमाम चैलेंजेस और कोशिशों के बावजूद हम जो है फिस्कल डेफिसिट की जो या फिस्कल कंसोलिडेशन जो कर रहे हैं उसको डीरेल नहीं होने देंगे। जो इंटरिम बजट आया था उसमें भी इस चीज का संकेत दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बदलाव आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आरबीआई ने जो इस बार डिविडेंड दिया है वो ऑब्वियसली अपेक्षा से कहीं ज्यादा है, तो उसका इस्तेमाल जो है सरकार हो सकता है जो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देने में करेगी। पुनीता, अब थीम्स की बात करते हैं। एक तो हो गया जी जो चल रहा है वह चलता रहेगा, एक हो गया जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, कुछ रिफॉर्म्स मजबूती पकड़ेंगे, मगर कुछ नई चीज़ें भी करी जाएंगी। मिसाल के तौर पे हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँ, मोदी 2.0 के अंदर आत्मनिर्भर भारत, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा थीम था, जिसकी वजह से हमने देखा कि डिफेंस के शेयर, पीएसयू शेयर्स में उछाल देखने को मिला है। तो पुनीता, इस मोदी 3.0 के अंदर या इस नई सरकार के अंदर नया क्या हो सकता है? नया तो अभी ऐसा आई थिंक अगर आप देखें एग्री सेक्टर में उन्होंने नए बहुत अच्छे मंत्री बनाए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने रूरल एग्री एरिया सौंपा है, और मुझे लगता है वहां पर कुछ नए चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहीं पर ही सरकार को डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो रही है कि वहां के जो एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ कमियां पिछले मोदी 2 में रह गई थी, मोदी 2.0 में। तो उधर मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कुछ नई नीतियां सोची जाएंगी, तो वहां पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। और अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को सस्टेन करना चाहते हैं, तो थोड़ा यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ग्रोथ में। अभी अर्बन रूरल में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अर्बन काफी तेजी से ग्रो किया है और रूरल में अब थोड़ा पीछे छूट गया है, तो वहां पर ध्यान देना मुझे लगता है इस सरकार का काफी वहां पर फोकस रहेगा। मनीष, वही सवाल आपके लिए, जैसे अगर हम ब्रेकअप करें मनीष, तो अगर आपने
मोदी 1.0 के अंदर है, फर्स्ट टर्म के अंदर आपने अगर डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स में इन्वेस्ट करा, वहाँ पर पैसा नहीं बना था। उस समय सरकार की रणनीति टू फिक्स द हाउस इन ऑर्डर, पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, उसको फिक्स करा गया था। मगर जो बड़ा टर्न आया वो आया मोदी 2.0 के अंदर, जहाँ पर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, इन पर बड़ा ध्यान दिया गया था। तो आपके हिसाब से मोदी 3.0 के अंदर नया क्या हो सकता है, बड़ा क्या हो सकता है? मनीष सुनथलिया। निकुंज, मुझे लगता है कि चूंकि बहुत बड़ा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर रहेगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, रूरल सेक्टर है, वहां पर स्ट्रेस देखने को मिला है। वोटिंग में भी हमने यही देखा है कि महंगाई की मार है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आमदनी है नहीं। गवर्नमेंट सड़कें तो बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर बहुत कुछ फोकस कर रही है, पर एक सेगमेंट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो छूट चुका है। मुझे ये लगता है कि इस बार बजट में भी और आगे जाके भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर काफी फोकस रहेगा। लेदर हो गया, शूज हो गया, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर एक पीएलआई, नए एरियाज में पीएलआई खुलेंगे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो फोकस है वो बरकरार रहेगी। जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स है वो बेसिकली कंटिन्यूटी मोमेंटम पर ही डिपेंड करेंगी। मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज्यादा कुछ इंफ्रा या में बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश है, क्योंकि फिस्कल प्रोफिलिकेसी भी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। फिस्कल जो डेफिसिट की टारगेट्स हैं, एफआरबीएम की जो टारगेट सेट की गई है 5.1, उसको भी हमको बैलेंस करना है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में कुछ रियायतें देनी है। सो मुझे यही लगता है कि एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस डेफिनेटली एक वापस आने वाला है और इसकी जरूरत भी है। सुनील, देखिए कोalition पॉलिटिक्स हम माने ना माने कंपल्शन ज़रूर होती है, तो उस मद्देनज़र रखते हुए सुनील, आपको क्या लगता है रणनीति में क्या परिवर्तन आ सकता है, नया क्या हो सकता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, इस समय जो स्थिति है वो अगर आप बजट को देखें तो बजट ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट फोकस्ड बजट रहा है। पिछले 2-3 बजट्स जो रहे हैं, जो चेंज इस बार देखने को मिल सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट फोकस है वो तो बरकरार रहेगा, उसमें कोई डाइल्यूशन होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो एडिशनल रेवेन्यू सरकार को मिला है एज ए डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई, प्लस हमने ये भी देखा है कि पिछले 2-3 सालों में सरकार ने बजट में जो भी बजटरी एस्टिमेट्स टैक्स को लेकर दिए हैं, सरकार का एक्चुअल टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा हुआ है। और अगर ग्रोथ मोमेंटम जो इस समय बना हुआ है वो बरकरार रहता है 24-25 में भी, जिसकी की पूरी उम्मीद है, तो ऐसे में एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार का जो भी एस्टिमेट होता है, बजटरी एस्टिमेट, एक्चुअल टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास बिल्कुल एल्बो रूम होगा, या जिसे हम कहते हैं कि गुंजाइश होगी कि वो उन क्षेत्रों में निवेश कर सके या उन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर बढ़ा सके जिसकी की जरूरत है। और ये भी एक किस्म की कंटिन्यूटी ही होगी, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल हटकर होगा, क्योंकि इस समय जो ग्रोथ का नेचर है वो इन्वेस्टमेंट लेड है। अगर आंकड़ों पे डालें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ है वो लेस देन हाफ है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ 8.2%, पीएफसी ग्रोथ इज 4%। सो क्लियरली जो है फोकस उधर रहने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो द पीपल हु बिलोंग टू द लोअर 50% ऑफ द इनकम स्ट्रेटा, उनकी इनकम जो है बढ़े, वहां पे रोजगार पैदा हो, ताकि जो इस समय skewed consumption which is largely driven by the urban consumption and the people belonging to the upper 50% of the income bracket, वो उसमें और lower 50% of the income bracket में एक सामंजस्य स्थापित हो, जिससे कि एक more balanced growth हो, तो आपको consumption demand में भी जो है सपोर्ट मिलेगा, और उसके साथ जो बहुत सारी जो एसोसिएटेड सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस किस्म के सामंजस्य की अपेक्षा की जा सकती है। पुनीत, आप बात करते हैं शेयर बाजार और वैल्यूएशंस की। दे ऑलवेज से इन इंग्लिश दैट लुक एट व्हाट इज इन द प्राइस।
तो हालांकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, हालांकि हम बात कर रहे हैं फोकस ऑफ द गवर्नमेंट की, अनफिनिश एजेंडा की, नई थीम्स की, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की, मगर हाउ मच ऑफ द गुड न्यूज़ इन इंडिविजुअल पॉलिसी स्टॉक्स पुनीता आपके हिसाब से इज इन द प्राइस? देखिए, अगर आप नेक्स्ट फिजिकल ईयर 25 एंड 26 का देखें तो वो काफी हद तक प्राइस्ड इन है। पर अगर आप इंडिया की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, तो अभी भी हर साल 15-20% ग्रो करने वाले बहुत सारे कंपनियां हैं, और उन कंपनीज में अभी भी जस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ के कारण ही वैल्यूएशन अगर सेम भी रही तब भी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है और स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी इंडिया की जो वेल्थ क्रिएशन ट्रेजेक्ट्री है वो अभी जारी है, और वेल्थ क्रिएशन होती रहेगी, और स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स स्विंग्स हो सकते हैं। यूएस में इलेक्शंस हैं, जियोपॉलिटिक्स हमेशा एक टेररिज्म, जियोपॉलिटिक्स, ये सब नेगेटिव आ सकते हैं सिग्नल्स, कैटलिस्ट कहीं से भी। तो उनके लिए थोड़ा वैल्यूएशन जो सपोर्ट है अभी थोड़ा कम है, तो हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आए ग्लोबली यूएस इलेक्शंस में तो मार्केट्स ग्लोबली थोड़ा घटे और इंडिया भी उससे इम्यून नहीं रहेगा, पर लॉन्गर टर्म फोकस बना रहेगा। और एक और चीज है कि चाइना की जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी इंडिया की वैल्यूएशन से बहुत कम है। तो और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी जनरली इंडिया से वैल्यूएशंस कम है। तो अगर फंड फ्लोज फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकता है मार्जिन पे उन मार्केट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ वैल्यूएशन सपोर्ट ज्यादा है, पर इंडिया की जो मार्केट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे इतनी निर्भर नहीं करती। अब हमारा डोमेस्टिक कैपिटल है, उसके लिए चॉइसेस कम है। वो फॉरेन बाहर तो इन्वेस्ट ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे कैपिटल कंट्रोल्स हैं, तो इसलिए वो पैसा तो इंडिया में ही आएगा, चाहे वो रियल एस्टेट में जाए, चाहे वो बिजनेस में जाए, चाहे शेयर बाजार में जाए। तो इसलिए हम लोग के लिए एक वैल्यूएशन सपोर्ट काफी हद तक उसके कारण प्रोटेक्ट हुआ है। बट हाँ, अभी क्योंकि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी थी इलेक्शन रिजल्ट से पहले, अब वो अनसर्टेनिटी दूर हो गई है, तो अब स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। मनीष, आखिरी दो सवाल, आपका शॉर्ट टर्म मार्केट व्यू क्या है, मीडियम टर्म मार्केट व्यू क्या है, और 3 ईयर प्लस टाइम फ्रेम अगर कोई बात करे तो लॉन्ग टर्म क्या है? देखो, इजी पार्ट तो यही है कि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पूरी दुनिया बुलिश है इंडिया पर। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास हैं, और 2029-30 तक $5 ट्रिलियन डेफिनेटली क्रॉस कर जाएंगे, $6-7 ट्रिलियन की रेंज में रहेंगे। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का मार्केट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। मेरा तो यही मानना है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी देखते हुए और जो ग्रोथ इम्पेटस जो मोदी 3.0 में जो रिफॉर्म एजेंडाज है वो देखने को हमें मिलेगा। ऑप्टिमिस्ट रहना जरूरी है यहाँ पर, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मीडियम टर्म में भी वैल्यू है। आई थिंक शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा डर इन मार्केट्स में लगता है वो है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, जो अभी ड्यू टू फ्लोज, रिटेल फ्लोज, या फिर आपके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में जो कैश बैलेंस है, एफआईएस तो फिर भी बेच ही रहे, बट जो मिड कैप सेगमेंट ऑफ द मार्केट में है वहां पर अगर आप प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ 3, 4, 5 से ज्यादा में खरीद रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में भी पैसे कैसे बनेंगे। सो आई थिंक देखिए, पूरी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है इंडिया में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स चलते थे, पीएसयू चलते थे, अब कंजम्पशन पर भी फोकस आ गया। पहले एफआईएस बेच रहे थे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सब खरीद रहे थे। तो अब तीनों जो बिग फोर्सेस है मार्केट में, दे विल बी ऑल ऑन द बाइंग साइड।
सो रिटेल HNI आपके मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट को देखेंगे. FIIs are turning bullish on consumption और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स में तो ऑल परवेसिव बुलिशनेस है. तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में बेसिकली मोमेंटम की जो अर्ज है मार्केट्स में उसको थोड़ा सा कॉशियसली देखना चाहिए. सब सेक्टर्स ग्रोथ में है बट वैल्यूएशंस डेफिनेटली मैटर करेंगे. बहुत ज्यादा महंगे अगर ले लेते हैं तो प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों देखने को मिलेगा, जबकि सेक्टर्स फिर भी पॉजिटिव है. जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स में तेजी है बट वैल्यूएशंस काफी प्रोहिबिटिव है. ऑन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अगर अब एक माउंटेन ऑफ मनी इज वेटिंग टू गेट डिप्लॉयड इन मार्केट्स, आई डोंट नो कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू इग्नोर दीज growth sectors with very reasonable valuations and very good dividend. So एक बहुत undervalued segment of the market, कुछ segments of the market बहुत overvalued है. I think pick and choose to create a portfolio. सुनील, अब आखिरी सवाल आपसे लेते हैं. ये सबका मानना है कि नई सरकार रूरल स्ट्रेस के लिए कुछ नया करेगी. वो नया क्या हो सकता है सुनील जी? और अगर शेयर बाज़ार के निवेशक समझना चाहें कि भाई अगर रूरल इकॉनमी वापस आएगी तो क्या FMCG सेल्स ठीक हो जाएंगी, क्या टू व्हीलर ठीक हो जाएगा, क्या ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा? रूरल इकॉनमी सुनील जी सरकार क्या नया कर सकती है और उसकी वजह से कौन से क्षेत्रों को बेनिफिट हो सकता है? देखिए, जहाँ तक रूरल क्षेत्र का सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर है. अनफॉर्चुनेटली इस साल मॉनसून जो है वो फेवरेबल रहेगा, तो इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उम्मीद यही है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक होगा. अब मेरी समझ से जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला इस समय देश के सामने है वो ये है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो अपनी जगह है और एग्रीकल्चरल इनकम अपनी जगह है. जो इशू इस समय एग्रीकल्चर फेस कर रहा है वो ये है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है और अगर आपका आउटपुट कॉस्ट विच इज एसेंशियली डिटरमिन्ड बाय द MSP अगर वो उस हिसाब से नहीं बढ़ता है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में मार्जिन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं एंड एग्रीकल्चर इज बिकमिंग लेस रेम्यूनरेटिव. तो इसको ठीक करने के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, पर एक चीज जो अक्सर कही जाती है और मेरी समझ से जो नए कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, वो इसकी तरफ ध्यान देना चाहेंगे, विच इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. अगर आप पिछले 10-15 साल का इतिहास उठाकर देखें, खास करके मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्टैंड आउट करती है पिछले 10-15 सालों में वो है वहाँ का एग्रीकल्चरल आउटपुट. मध्य प्रदेश जो है एग्रीकल्चरली वाज नेवर अ डेवलप्ड स्टेट अबाउट 10-15 ईयर्स अगो, पर पिछले 10-15 सालों में इस प्रदेश की जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो फिनोमिनल रही है और जिसका नतीजा ये है कि आज जो है गेहूं में कई सारे जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनमें मध्य प्रदेश ने एक अच्छा खासा अपना स्थान बनाया. तो मेरी समझ से अगर शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अचीव किया है, अगर उस चीज को वो रेप्लिकेट करने में कामयाब होते हैं ओवरऑल पूरे देश में, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जो कि इस देश को जो ये हमारी जो पैडी वीट जो क्रॉप साइकिल है उससे अगर हम आजाद कर पाएं और साथ ही साथ जो है नेट एग्रीकल्चरल इनकम को हम ज्यादा स्टेबल बना सके, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. पुनीता, सुनील, मनीष, थैंक यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो वेयर वी रियली कवर्ड अ लॉट. हमने काफ़ी चीज़ों की बात करी कि क्या बदला है, क्या नहीं बदलेगा और क्या शेयर बाज़ार के अंदर इस समय चेंज ऑफ गियर आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार बदल रही है तो क्या रणनीति बदलेगी. पर हमारे सभी पैनलिस्ट का मानना है दैट ऑल इज़ वेल, नथिंग चेंजेस, कंटिन्यूटी इज़ इंपॉर्टेंट. मिली जुली सरकार भी हो मगर उनका जो कैबिनेट फॉर्मेशन है, मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन है, वो एक प्रकार से इंडोर्स कर रहा है दैट पॉलिसी कंटिन्यूटी हमारे देश में रहेगी.